हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे समानता के अधिकार के बारे में। जो व्यक्ति का पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में 2 बात लिखी हुई है। पहली बात लिखी है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, इसका अर्थ क्या हुआ कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। इसका अर्थ ये होता है कि कानून के सामने, कानून की नज़रों में सभी लोग क्या है, बराबर है, समान है। इसका अर्थ होता है विधि के समक्ष समानता। ये अवधारणा ली है किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। किस देश से लिए? ये अवधारणा हमारे जो संविधान निर्माताओं ने किस देश से ली? ब्रिटेन से ली। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन से ली। इसकी जो प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति होती है नकारात्मक। कैसी प्रकृति होती है इसकी? विधि के समक्ष समानता की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? नकारात्मक प्रकृति होती है। दूसरी बात क्या लिखी हुई है? अनुच्छेद 14 में 2 बात लिखी हुई है, विधि के समक्ष समानता। फिर दूसरी बात लिख दी इन्होंने, विधि के समक्ष संरक्षण। विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष संरक्षण। देखो इसका अर्थ क्या हुआ? जब कानून निर्माताओं को लगा, उन्होंने पहला अधिकार दे दिया समानता के अधिकार में। अनुच्छेद 14 में पहली बात लिखी उन्हें, विधि के समक्ष समानता, कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। फिर उनको लगा कि यदि सभी लोगों को हम समान समझेंगे तो एक, जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे एक सामान्य व्यक्ति होता है और एक होता है विकलांग व्यक्ति, यदि उन दोनों के बीच में दौड़ की प्रतियोगिता करवाते हैं तो सीधी सी बात है कि जो सामान्य व्यक्ति है वो अपने आप जीतेगा, जो विकलांग है वो अपने आप इस दौड़ प्रतियोगिता में हार जाएगा। तो इसको हम उसको विधि के समक्ष समानता का दर्जा नहीं दे सकते। कुछ विशेष वर्गों को छूट दे करके उसके बराबर लाया जा सकता है। या तो जैसे विकलांग है उसका टाइम ज़्यादा दिया जाए, या उसको दौड़ की दूरी कम की जाए। तो इसमें क्या, कुछ विशेष वर्गों को छूट दी जा सकती है, वर्गों के लिए संरक्षण। विधि के समक्ष, इसका अर्थ होता है विधि के समक्ष संरक्षण। ये अवधारणा अमेरिका से ली। कहाँ से ली? ये अवधारणा ली हमारे संविधान निर्माताओं ने। किस देश से ली? अमेरिका देश से इसकी अवधारणा ली। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? विधि के समक्ष समानता की प्रकृति तो नकारात्मक होती है, तो इसकी क्या होगी? सकारात्मक। क्या होगी? सकारात्मक। तो इसकी प्रकृति होगी सकारात्मक। तो अनुच्छेद 14 में 2 बात लिखी हुई है कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। ये अनुच्छेद हो गया 14 कंप्लीट। अनुच्छेद नंबर आता अगला, अनुच्छेद 15। अब देखो अनुच्छेद 15 में क्या क्या लिखा हुआ। अनुच्छेद 15(1). कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15(1). अब देखो अनुच्छेद 15(1) में क्या लिखा हुआ। हमारा देश, राज्य में, या राज्य बोलो, इसका पूरा देश समझना कि राज्य, हमारा देश किसी भी व्यक्ति के साथ, कोई भी व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति के साथ किस आधार पर? धर्म के आधार पर, एक बात। जाति के आधार पर, 2 बात। तीसरी बात, लिंग के आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, और 5वें नंबर जन्म स्थान। देखो क्या करा है कि हमारे देश, हमारा राज्य, हमारा देश किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार, किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, पुरुष हो चाहे महिला, मूल वंश कहीं का भी निवासी हो, जन्म स्थान, जन्म कहीं भी हो उसको, तो इसके आधार पर क्या नहीं कर सकता? भेदभाव नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? भेदभाव नहीं कर सकता है। एक बात याद रखने की बात कि वो भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, ये लिखा हुआ अनुच्छेद 15(1) में कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म, 5 बिंदु, इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ये तो लिखा हुआ 15(1) में। अनुच्छेद 15(2) में क्या लिखा हुआ? अच्छी तरह सुनना। अनुच्छेद 15(2) में लिखा हुआ है कि जो राज्य, जो हमारा देश है, जो राज्य वो हमारा देश है, वो इन 5 धर्म, जाति, लिंग, मूल, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, कोई भी सार्वजनिक
कौन सी जगह? सार्वजनिक, जैसे विद्यालय हो गया, अस्पताल हो गया, बस स्टैंड हो गई, रेलवे स्टेशन हो गया, ये क्या हो गया? सार्वजनिक स्थान। तो सार्वजनिक स्थान सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। यहाँ पे कोई भी किसी भी जाति का हो, बस में सभी बैठ सकते, विद्यालय में कोई भी पढ़ सकता, अस्पताल में कोई भी इलाज करवा सकता है। तो सार्वजनिक स्थानों पर किसके आधार पर? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और जन्म, इन पांचों के आधार पर कोई भी सार्वजनिक स्थान पर क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, भेदभाव नहीं होगा। ये लिखी हुई 15(2) में, सार्वजनिक स्थानों पर धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये लिखा हुआ 15 अनुच्छेद 15(2) में। आगे अनुच्छेद 15(3) में क्या लिखा हुआ? देखो अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(3) कहता है कि अब उनको लगा कि किसी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, तो संविधान निर्माताओं को लगा कि उस समय क्या, जब भारत उस समय जब आज़ाद हुआ था, उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, महिलाओं की स्थिति काफ़ी खराब थी। तो उन्होंने 15(3) में एक प्रावधान कर दिया। क्या प्रावधान कर गया? कि राज्य हमारा देश है, जब महिलाओं को भी बराबर लाने के लिए महिलाओं और इनको बच्चों को, महिलाओं और बच्चों को विशेष उपबंध कर सकता है, इनको छूट दे सकता है, कुछ चीज़ों को विशेष उपबंध कर सकता है। और जो महिला आरक्षण दिया हुआ है, जो महिला आरक्षण दिया हुआ है, वो महिला आरक्षण इसी जो महिला आरक्षण दिया गया है वो इस आधार पर, इस अनुच्छेद के आधार पर दिया गया। अनुच्छेद 15(3) के आधार पर ही महिला आरक्षण दिया गया है। महिलाओं के समाज में भूमिका बढ़ाने के लिए, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए संविधान निर्माताओं ने कि राज्य एक अनुच्छेद बनाया 15(3) और इसमें प्रावधान कर दिया कि महिलाओं और बच्चों को सरकार विशेष उपबंध कर सकती है, राज्य विशेष उपबंध, विशेष छूट दे सकता है उनको। और जो महिला आरक्षण का आधार दिया हुआ कि महिलाओं को विकास करने जो आरक्षण दिया महिला आरक्षण, उसका आधार ये अनुच्छेद 15(3) है। अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है? देखो ये तो हो गया 15(3), ठीक है। अब 15(4) ये भी मूल संविधान में अनुच्छेद 15(4) नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा? देखो पहला संविधान संशोधन कर दिया, प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में। अब आपको ध्यान है 1951 पहला संविधान संशोधन हुआ, उस समय सरकार किसकी थी? उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो 15(4) तो जब सरकार को लगा, क्या लगा उनको कि राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर जो SC अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो ST और जो पिछड़े वर्ग है, तो उस समय क्या जो SC ST के जो पिछड़े वर्गों के लोगों की स्थिति बहुत खराब थी। उस समय बहुत समाज में छुआछूत की भावना, बहुत जातिवाद की भावना उस समय बहुत ज़्यादा थी। तो उनको लगा कि इनकी और इनके जो एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बहुत पढ़े लिखे लोग इनके बहुत कम थे, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जनरल कैटेगरी लोग पढ़े लिखे होते थे, लेकिन SC और ST के लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, उन्हें पढ़े लिखे नहीं थे। तो उस समय की सरकार में लोगों को लगा कि यदि इनके लिए कुछ छूट नहीं दी गई तो ये लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए पहला संविधान संशोधन 1951 में करके एक संविधान में नई धारा जुड़ गई 15(4), एक नया अनुच्छेद बनाया 15(4 और इसमें प्रावधान कर दिया कि जो SC ST और पिछड़ा वर्ग, SC ST और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, इनको विशेष सुविधा दे सकता है। क्या दे सकता है? विशेष सुविधा दे सकता है, राज्य इनको विशेष सुविधा दे सकता है। और जो शिक्षण संस्था है, विद्यालय जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उस शिक्षण संस्थाओं के अंदर आरक्षण का प्रावधान किया गया। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया SC ST और पिछड़े वर्गों के लिए, ये अनुच्छेद 15 जो आज जो शिक्षा में जो छूट दी जाती है SC ST और पिछड़े वर्गों को, इसका आधार अनुच्छेद 15(4) है। तो किस में दिया गया? अनुच्छेद 15(4) तो शिक्षण संस्थाओं में, केवल शिक्षण संस्थाओं में, ठीक है। फिर अनुच्छेद 15(5)
ये भी जब 15(4) मूल संविधान में नहीं था तो ये भी मूल में नहीं होगा, इसको भी बाद में जोड़ा गया। इसको कब जोड़ा? एक संविधान संशोधन होता है, कौन सा? 93 और ये कब हुआ? 2006 में। कब हुआ? 2006 में एक नया संविधान संशोधन किया, हमारी संसद के लोगों ने एक संविधान संशोधन किया 93, कब के? 2006 में। और संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 15(4). इसमें क्या प्रावधान किया गया? इनको लगा, क्या लगा? संसद के सदस्यों को लगा कि जो उच्च शिक्षा है, जो तकनीकी शिक्षा है, यहाँ पर SC और ST और OBC, यहाँ OBC आ गया, SC, ST और OBC के लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। बहुत कम लोग अभी भी उच्च शिक्षा में नहीं जा पा रहे। इनको उच्च शिक्षा में इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? विशेष छूट देनी चाहिए। तो क्या क्या? 2006 में उच्च शिक्षा, क्या? उच्च शिक्षा और तकनीकी, उच्च और तकनीकी शिक्षा में क्या किया गया? आरक्षण का प्रावधान किया गया। किसके लिए? SC, ST और OBC के लिए। मैंने यहाँ पिछड़ा वर्ग कहा था, जबकि यहाँ क्या कहा? OBC, SC, ST और OBC के लिए। ठीक। तो उच्च शिक्षा और तकनीक शिक्षा में आरक्षण का जो प्रावधान किया गया, उसका आधार अनुच्छेद 15(5) है। जब ये संसद में जब ये पास हुआ, संविधान संशोधन हुआ और ये अनुच्छेद जोड़ा गया, तो इसको लेकर के फिर क्या आगे लोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। इसको सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार ने जब ये संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी 2007 में। 2006 में तो ये जोड़ा गया और 2007 में एक भरत कुमार बनाम भारत संघ, कौन, क्या नाम था? अशोक कुमार था। क्या नाम था? अशोक कुमार बनाम भारत संघ के नाम से एक वाद हुआ। अशोक कुमार बनाम भारत संघ के नाम से सुप्रीम कोर्ट में इनको इस जो सुविधा दी थी 93 संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और जब इसे चुनौती दी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस चुनौती को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनौती क्या कर दिया? खारिज कर दिया। जब ये खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये अपने आप फिर कानून बन गया। तब इनको जब ये दिया गया तो इसको किस आधार पर दिया गया? अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5). यदि पूछे कि शिक्षण संस्थाओं और उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण दिया गया है SC, ST और OBC के लोगों को, किस आधार पर दिया गया? तो इसका आधार था सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन। याद करना, सामाजिक वो है शैक्षिक पिछड़ापन के आधार पर, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन के आधार पर, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन के आधार पर ये आरक्षण दिया गया था। किस आधार पर? सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन के आधार पर अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) में जो आरक्षण दिया गया उसका आधार है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन। ठीक है, अनुच्छेद 15(5) हो गया। फिर एक अनुच्छेद और जोड़ा गया 15(6). कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 15(6). ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया 103वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में। कब किया गया? 2019 में एक संविधान संशोधन किया और क्या किया? 103वां संविधान संशोधन किया गया। और इसको संशोधन करके जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, उनमें भी कुछ लोग जनरल में भी आजकल कुछ लोग गरीब हैं, तो उन गरीबों भी वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, उच्च शिक्षा में पढ़ने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं है, आर्थिक आधार पर उनके पास पैसा नहीं है। इसीलिए इसको मद्देनजर होते भारत की संसद ने 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया और संशोधन करके एक संविधान में एक नई धारा जोड़ी 15(6) नाम से। और इसमें प्रावधान किया गया कि जो जनरल की एक नई कैटेगरी बनाए, और कौन सी बनाए? EWS। जनरल की एक नई कैटेगरी बनाए EWS के आधार पर इन दोनों शिक्षण, सामान्य शिक्षण संस्था और उच्च और तकनीक, दोनों शिक्षण संस्थाओं में क्या किया गया? आरक्षण का प्रावधान किया गया। और कितना प्रतिशत? 10% आरक्षण का, 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया।
10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन इन दोनों आरक्षण में, इस आरक्षण में एक फर्क है। ये किस आधार पर किया गया? इसका आधार है आर्थिक आधार पर, आर्थिक पिछड़ापन इसका आधार है। क्या इसका आधार क्या है? आर्थिक पिछड़ापन। इसका आधार आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर ये आरक्षण दिया गया। अभी इस आरक्षण को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसमें अभी आया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला चल रहा है, अभी इसका निर्णय भी आया नहीं है, इसलिए पेंडिंग में है अभी। इसलिए इसको EWS किस आधार पर दिया गया? आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर इनको आरक्षण दिया गया। जबकि ये SC और ST और OBC की जो कैटेगरी उसको सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन के आधार पर दिया गया, जबकि इसको आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर दिया गया। अनुच्छेद 15 पूरा कंप्लीट हो गया। अब अनुच्छेद बात करते हैं हम 16 की। अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 16(1) देखो, अनुच्छेद 16(1), अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरियों से संबंधित है, सरकारी सेवाओं में से संबंधित अनुच्छेद है 16। तो अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है कि राज्य, जो हमारा देश की जो लोक नियोजन का अर्थ होता है यहाँ पे सरकारी नौकरी, लोक नियोजन, कि राज्य सरकारी सेवाओं में क्या प्रावधान है कि राज्य सरकारी लोक नियोजन और सरकारी लोक नियोजन अर्थ होता है सरकारी नौकरी, लोक नियोजन और जो सरकारी सेवाएं हैं इसमें सभी को समान अवसर देगा। सभी को क्या देगा? समान अवसर देगा। ये बात रखना, सभी को क्या देगा? समान अवसर देगा। इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 16(1) में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारी सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में सभी को क्या देगा? समान अवसर देगा। इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 16(1) में किया गया। अब अनुच्छेद 16(2) में क्या प्रावधान किया गया? पहले में कर दिया कि सभी को समान अवसर देगा। दूसरा में क्या कर दिया? 16(2). फिर अनुच्छेद 16(2) में क्या लिखा हुआ है कि राज्य है, हमारा जो देश है, राज्य है पूरा देश, कि हमारा देश है वो सरकारी नौकरियों में धर्म के आधार पर 1 बात, जाति के आधार पर 2 बात, मूल वंश के आधार पर 3 बात, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, इन पांचों के आधार पर जन्म स्थान भेदभाव नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। इस बात का प्रावधान कर दिया एक अनुच्छेद 16(2) में। क्या किया गया कि राज्य, हमारा देश है, सरकारी नौकरी में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 16(2) में किया गया। फिर लगा इनको कि नहीं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, ऐसे जगह है जहाँ पे बिल्कुल भी एक भी व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, उनके सरकारी नौकरी में एक भी व्यक्ति नहीं है, और जब वो उनका है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है सरकारी नौकरी के बारे में, तो उनका विकास कैसे होगा? उनको समान कैसे लाएंगे? जो नौकरी कर रहे हैं उनको समानता कैसे, उनके बराबर कैसे लेके आए? तो उनको लगा कि जो सरकारी सेवाएं, जो राज्य लोक नियोजन है, जो राज्य जो लोक सेवाओं में, जो लोक सरकारी सेवाओं में किसके आधार पर? निवास स्थान के आधार पर। ये याद रखना, किसके आधार पर? निवास स्थान के आधार पर, जहाँ रहता उसके आधार पर क्या कर सकता है? भेदभाव कर सकता है। यहाँ छूट दे दी, भेदभाव कर सकता है, यह याद रखना। निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है, ये अनुच्छेद 16(3) कहता है। कौन सा कहता है? 16(3) कहता। तो 16(3) में प्रावधान कर दिया कि राज्य, जो हमारा देश है, वो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। जैसे राजस्थान का उदाहरण ले, राजस्थान में बना रखे, और राजस्थान का उदाहरण ले, राजस्थान जैसे TSP एरिया, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों के स्पेशल TSP एरिया बनाए रखा। यहाँ पे हम फॉर्म नहीं भर सकते, नॉन TSP एरिया के लड़के वहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते, सरकारी सेवा में भाग नहीं दे सकते वहाँ पे। तो निवास स्थान जो आरक्षण जो दिया गया, वो TSP और नॉन TSP जो किया गया TSP क्षेत्र, तो निवास स्थान के आधार पर किया गया, जो वहाँ के रहने वाले लोग वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो निवास स्थान के आधार पर जो भेदभाव किया गया उसका आधार यही है, अनुच्छेद 16(3). हम बात करेंगे अनुच्छेद 16(4) की। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 16(4) की।
16(4) भी मूल संविधान नहीं था, अनुच्छेद 15(4) की तरह। इसको 16(4) को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और आपको ध्यान है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 50वें संविधान लागू हुआ, तुरंत बाद 51 पहला संविधान संशोधन कर दिया और 16(4) एक नई धारा जोड़ दी। और इनको क्या लगा कि जो SC ST जो पिछड़े वर्ग है, कौन कौन, SC ST और यहाँ पिछड़े वर्ग है, जो SC ST और पिछड़े वर्ग है, ये लोग को सरकारी सेवा में कोई इनका बंदा था ही नहीं। इनको सरकारी नौकरियों का पता ही नहीं था, इनके को थे ही नहीं। यदि सभी को समानता के आधार पर देखा जाएगा, यदि वैकेंसी आई 100 की 100, तो इनको पता चला, इनको लगा कि यदि वैकेंसी मान लीजिए 100 आती है, यदि इन SC ST पिछड़े वर्ग को यदि हम विशेष सुविधा नहीं देते हैं तो 100 के 100 जनरल कैटेगरी के लड़की नौकरी लगेंगे। फिर इनके बराबर कैसे लाए, जनरल के लोगों को बराबर, जो पहले से पढ़े लिखे जो लोग हैं इनके बराबर इनको कैसे लेके आए। तो इसके लिए इन्होंने एक संविधान पहला संशोधन किया 1951 में और संविधान में एक धारा जोड़ी 16(4) और धारा जोड़ करके SC ST और पिछड़े वर्ग के लोगों को लोक सेवा में आरक्षण का प्रावधान किया गया। क्या किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया लोक सेवा में। किसका प्रावधान किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया। और आपको पता हो कितना प्रावधान किया, देखो केंद्र की मैं बात करूं तो केंद्र में देखो कितना प्रावधान किया गया। केंद्र में OBC को मिलता आरक्षण कितना, 27%। SC को केंद्र में मिलता 15%। ST को कितना मिलता है केंद्र में, 7.5%। और अब जनरल को भी जोड़ दिया तो जनरल केंद्र में कितना मिलता है, 10%। और जो ये आरक्षण दिया गया, ये इनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया गया। केंद्र में लगभग 27% जनसंख्या जो OBC कैटेगरी में आती है, तो उसको 27% आरक्षण दिया। SC लगभग केंद्र में पूरे भारत में लगभग 15% पे SC है, तो इनको 15% आरक्षण दिया गया। ST लगभग 7.5% है, पूरे भारत में 7.5 दिया गया। और जनरल लगभग 10, तो 10% इनको आरक्षण दिया। ये तो केंद्र की बात। मैं बात करता हूँ राजस्थान की बात करूँ, अपने राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान का हर राज्य का अलग अलग क्षेत्र है। ये तो केंद्र की जो भर्ती आई उस इस आधार पर आएगी। और फिर राज्य जैसे जो भर्तियाँ आती हैं उनको राज्य अलग अलग, हर राज्य के अलग अलग है। जैसे राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में यहाँ OBC को लगभग 21% मिला हुआ, कि यहाँ लगभग OBC की जनसंख्या 21% के बराबर है, इसलिए राजस्थान को OBC को 21% मिला गया। राजस्थान में SC को मिला गया 16%, कि राजस्थान में लगभग 16% जनसंख्या SC की। ST को मिला हुआ यहाँ पे 12% है, और वही जनरल को वही कितना मिला हुआ, 10%। तो ये आरक्षण के आधार, इस आधार पर तो ये आरक्षण का जो दिया गया SC ST को सरकारी सेवा में जो आरक्षण दिया गया SC ST पिछड़े वर्ग को, तो ये अनुच्छेद 16(4) के आधार पर दिया गया है। इस अनुच्छेद 16(4) में संशोधन किया और सरकारी सेवाओं में SC ST लोगों को भागीदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में 16(5) में कुछ है नहीं, एक 16(4) के और देख लेते हैं। 16(4) के एक 16(4) में क्या हो रहा है, इसमें क्या 16(4) क्या प्रावधान कर रहा है, तो 16(4) में प्रावधान किया गया है एक संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 16(4) के। कौन सा अनुच्छेद, 16(4) के एक अनुच्छेद जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 77वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन के द्वारा। एक 77वां संविधान संशोधन करके एक संविधान में 77वां संविधान संशोधन होता 1995 में। कब हुआ था,
1995 में एक 77वां संविधान संशोधन हुआ और संशोधन करके क्या किया गया कि एससी और एसटी के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लोगों को किसमें राज्य उन्हें किसमें पदोन्नति में रिजर्वेशन दे सकता है। किसमें पदोन्नति में उनको यदि राज्य को लगे कि इनके लोग अभी भी राजकीय सेवाओं में इनकी संख्या बहुत कम है तो इनको पदोन्नति में रिजर्वेशन देने का आधार दिया जा सकता है। यह अनुच्छेद 16(4) के में जोड़ा गया। ठीक है, 16(4) के में एक बात और जोड़ी गई इसी के अंदर, जब पदोन्नति में जब रिजर्वेशन दिया गया तो इसमें एक बात और जोड़ी गई और वो क्या बात जुड़ गई, एक संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 85वां। 85वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 85वां संविधान संशोधन करके कब हुआ था? 2002 में। और अनुच्छेद 16(4) के में एक बात और जोड़ दी, 85वां संविधान संशोधन 2002 में क्या जोड़ी गई उन्होंने जोड़ी गई कि एससी और जो एसटी के जो लोग हैं, एससी एसटी के जो लोग हैं को पदोन्नति देते समय वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाएगा। पदोन्नति देंगे तो उसमें क्या वरिष्ठता का भी ध्यान रखेंगे। किसका? वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाएगा। पदोन्नति देते समय किसका ध्यान रखेंगे? वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाएगा। ये 85वें संविधान संशोधन 2002 में किया। और इसको एक बात जोड़ी गई, क्या जोड़ी गई कि एससी और एसटी के लोगों को पदोन्नति में जब रिजर्वेशन देंगे तो देते समय उनकी वरिष्ठता का ध्यान रखेंगे। जी अनुच्छेद 16(4) के में एक बात जोड़ी गई। इसके अलावा अनुच्छेद 16(4) ख हो रही, अनुच्छेद 16(4) और इसमें एक ख और जोड़ा गया। ख में क्या प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 16(4) ख में प्रावधान किया गया कि पूर्व में आई भर्ती, मान लीजिए पूर्व में कोई वैकेंसी है, सरकारी नौकरी वैकेंसी है, और जो एससी और एसटी की जो मान लीजिए सीट हैं, वो सीट पूर्व में जो आई सीट एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों से भरी नहीं। ठीक है, नहीं भरी, और आगे भी नई भर्ती आती है तो वहाँ पर एससी और एसटी के जो लोग हैं इनमें जो 50% रिजर्वेशन का जो प्रावधान है, जो 50% रिजर्वेशन का जो प्रावधान है वो लागू नहीं होगा। ये अनुच्छेद 16(4) ख में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि पहले यदि कोई भर्ती आई, एससी एसटी की भर्ती आई और उसमें जो एससी एसटी के जो पद थे वह एससी एसटी के लोगों से भरे नहीं गए, फिर दोबारा यदि भर्ती आती है एससी एसटी की, यदि जब भर्ती आती है तो जो पहले के जो पद खाली थे वो पद जोड़ के यदि नई भर्ती निकालेंगे तो उसमें 50% का प्रावधान एससी एसटी, तो एससी एसटी के लोगों की 50% जो आरक्षण की सीमा वो नहीं रखी जाएगी। और ये बात जोड़ी गई थी 81वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 16(4) पूरा हो गया। अनुच्छेद 16(5) में कुछ नहीं है। अनुच्छेद अब एक 16(6) थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 16(6), अनुच्छेद 16(6) ध्यान रखना, ये कब जोड़ा गया था? अनुच्छेद 16(6) 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। और कब हुआ था? 2019 में हुआ। कब हुआ? 2019 में एक संविधान संशोधन हुआ, 103वां संविधान संशोधन किसने किया? मोदी सरकार ने। इस समय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इन्होंने क्या किया कि जो जनरल कैटेगरी के जो आर्थिक आधार पर जो पिछड़े ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई थी, ईडब्ल्यूएस वाले को सरकारी सेवा में क्या दिया गया? 10% आरक्षण दिया गया। 15(6) के तहत तो क्या दिया गया था? पढ़ाई में 15(6) के तहत किसमें? 15(6) के तहत पढ़ाई में इनको रिजर्वेशन दिया गया। और 16(6) के तहत सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। किसमें? 16% सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 16(6) के किसको? जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर 103वां संविधान संशोधन 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके इसको जोड़ा। लेकिन अभी यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में क्या है? विचाराधीन। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अभी ये विचाराधीन है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15
अनुच्छेद 16, 3 अनुच्छेद हमने पढ़ लिया अच्छी तरह। अब अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।